हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उसके साथ हमारे फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब की रिक्वेस्ट पर सीज फायर को एक्सटेंड कर दिया है। अभी तक उसकी टाइम फ्रेम नहीं। ख्वाजा आसिफ साहब की दुश्मनी में एक दफा एक पीटीआई का इसी तरह का नौजवान था जिसके पास अकल नहीं थी। उसने कहा था कि सियालकोट काश भारत के पास चला जाता। सफारतकारी की जबान में इसको पब्लिक पास्चरिंग कहा जाता है और कई दफा फाक भी क्रिएट की जाती है। दर हकीकत कुछ और रहा होता है, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी कुछ और। मैं वॉशिंगटन डीसी से साजिद तारड़ आपको बताना चाहूंगा कि आज क्या हो रहा है। इस वक्त कई खबरें आ रही हैं कि शायद मुज़ाकरात रुक चुके हैं, जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कल रात एक दफा फिर एक मैं समझता हूँ कि मिरेकल हुआ है और उसको आज कंफर्म किसने किया है? गार्डियन ने कंफर्म किया है, अल जजीरा ने और कई चैनल्स ने कंफर्म किया है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उसके साथ हमारे फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब की रिक्वेस्ट पर सीज फायर को एक्सटेंड कर दिया है। अभी तक उसकी टाइम फ्रेम नहीं। तो मैं समझता हूँ एक दफा पाकिस्तान, शुक्रिया आपका कि आपने दुनिया को फिर एक दफा तीसरी जंग से बचाया है। कुछ लोगों को इससे हार्ट बर्न शुरू होगी, पेट खराब हो जाएगा, जिसमें कई रेडिकल हिंदू हैं और दूसरे हमारे कई ये बेबी पीटीआई किड्स जिनको कोई पता नहीं है कि वो किसके साथ है। कभी पठानों के साथ पीटीआई के, कभी टीटीपी के साथ, कभी बीजेपी के पास, कभी ज़ायनिस्ट की स्टोरी, कभी कोई अमेरिकन कांग्रेसमैनों के पीछे जिनको पता ही नहीं कि पाकिस्तान क्या है। मैं यहाँ पे दुख के साथ ये भी कहूंगा कि मुझे एक बात का इंतहाई अफसोस था। ख्वाजा आसिफ साहब की दुश्मनी में एक दफा एक पीटीआई का इसी तरह का नौजवान था जिसके पास अकल नहीं थी। उसने कहा था कि सियालकोट काश भारत के पास चला जाता, काश पाकिस्तान का हिस्सा ही होता। तो एक्सट्रीम है मेरे ख्याल में। इनको दर हकीकत इसमें कसूर पाकिस्तान का, इनका कसूर नहीं है। पाकिस्तान ने इनको स्पेशल स्टेटस दे रखा है। स्पेशल स्टेटस है कि इनके पास लाइसेंस है, जो मर्जी ये कहे बर्दाश्त कर लिया जाता है। कोई और बंदा ये काम करे तो डाले ले जाते हैं, लेकिन इनके पास स्पेशल लाइसेंस है, इनको ये जो मर्जी करे, इनको इजाजत है। लेकिन ये है कि मैं नहीं कभी भूल सकूंगा उस एक शख्स की बात जिसने कहा था कि काश ख्वाजा आसिफ की क्या सियालकोट हमारे पास ना होता तो भारत के पास होता। इसको ये नहीं पता कि इसके अबाव इजदाद ने किस तरीके से कुर्बानियां देकर ये पाकिस्तान बनाया था। इनको नहीं पता, क्योंकि ये ज्यादातर जो है ये इश्क इमरानियत, इस कल्ट है। ये कल्ट है, मैं इसको सियासी पार्टी नहीं कहूंगा, क्योंकि वो अब मुर्शद बन चुके हैं, पीरनी है, मुर्शद है। उनके पास अब पॉलिटिकल उनके पास कोई ना स्ट्रेटजी है, ना उनके पास थी कोई स्ट्रेटजी। पहले भी 200 लोगों का वादा किया गया था कि मेरे पास 200 एक्सपर्ट्स हैं, और जब आया तो दो एक्सपर्ट भी ना निकले। जब टाइम आया तो उस्मान बुज़दार निकल के सामने आ गया, जिसके पास आपको खुद ही पता है कि उसने जो। चले आगे चलते हैं। दैट्स नॉट अ टॉपिक। मैं इस रिलीजियस कल्ट जो है इसको नहीं मेंशन करना चाहता। जो चीजें बताना चाहूंगा वो क्या रहा है इस वक्त दोनों पार्टीज की तरफ से, ईरान, इस्लामाबाद और वाशिंगटन डीसी। सफारतकारी की जबान में इसको पब्लिक पास्चरिंग कहा जाता है और कई दफा फाक भी क्रिएट की जाती है। दर हकीकत कुछ और रहा होता है, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी कुछ और। आजकल के दौर के अंदर जबकि सोशल मीडिया है, इस वक्त अगर देखा जाए तो कई जंगें ऐसी हैं, बल्कि आजकल नहीं, मैं इसको मशरकी पाकिस्तान के साथ भी बात में मिलाऊंगा। कई दफा आप जंगे मैदान में जीत जाते हैं लेकिन टेबल पर हार जाते हैं। उस वक्त का भी मैं मशरकी पाकिस्तान की दर हकीकत बताना चाहूंगा कि वजीर आजम भुट्टो की एक स्पीच थी जिनको यूनाइटेड नेशंस में भेजा गया, और उन्होंने वहां पे एक तजवीज जो थी उसको कागज के टुकड़े सामने खड़े होकर फाड़ के तो फेंक दी। बड़ी मशहूर तकरीर है। तो उन्होंने कहा था कि हम सदियों तक ये जंग लड़ते रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ उस वक्त मशरकी पाकिस्तान में हथियार डाले जा रहे हैं। सुना है कि उस वक्त के जो आर्मी थे चीफ, वो भी आया, उनको भी कोई पता नहीं था कि क्या हो रहा है दर हकीकत ऑन ग्राउंड, लेकिन वहां पे हथियार डाले जा रहे थे। लेकिन कहा जा रहा था कि जंग लड़ी जा रही है, सारा कुछ। तो मैं बताने का मकसद ये है कि सफारतकारी डिप्लोमेसी इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। तो उसमें ऑन ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है, हकीकत कुछ और होती है। 3-4 चीजें बताना चाहूंगा। एक तो
आज इंडियन पैसिफिक ओशन के अंदर भारत एक शिप जो था ईरान का उसको अमेरिका ने दोबारा कैप्चर कर लिया है। अब उनके पास कहा जाता है 2 शिप हैं जो उनके कब्जे में है। ईरानी कुछ ये भी कहते हैं कि उनका एक शिप जो है वो छोड़ दिया गया है। एक वही शिप है जिसके ऊपर उन्होंने मिसाइल दागा था और जिसका इंजन जो खराब हो चुका था। अब इस वक्त अगर देखा जाए तो उसके ऊपर ईरान का रिटेलिएशन है कि ये शिप हमारे क्यों कब्जे में लिए जा रही है। लेकिन अ, देखा जाए तो इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप काफी प्रेशर हुए। प्रेशर कहाँ से है? एक तो ज़ायनिस्ट है, उनका है, वो इंटरेस्टेड नहीं है कि जंग बंद हो, लेबनान की जंग और ये दोनों जंगें और गाजा की जंग भी ये जारी रहे। उनका कारोबार है, अक्टूबर में इलेक्शन है इजराइल के अंदर, तो उन्हें सूट करता है। दूसरा ज़ायनिस्ट क्रिश्चियन है अमेरिका के अंदर, जो चाहते हैं कि यहूदियों को, यहूदी जो गॉड चोजन पीपल है, वो जिस तरह कहें तो दुनिया में उस तरह होना चाहिए। और तीसरे लोग वो हैं जो इस वक्त तीसरा प्रेशर है मैगा की तरफ से, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन जो मूवमेंट है वो चाहती है कि इस जंग को जल्दी जल्दी बंद किया जाए। आज देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि अभी भी सूरत हाल मजीद आगे बढ़ेगी, डायलॉग होगा। इस वक्त दोनों पार्टीज के अंदर चल क्या रहा है ईरान और अमेरिका की तरफ से। ईरान ये चाहता है कि हमें पता चले कि अमेरिका से कौन आएगा, जेडी वैंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, उसी हिसाब से हम अपने वफद को वहां पे भेजें। अगर जेडी वैंस आते हैं तो वो स्पीकर, ईरानी स्पीकर जो कारबाफ है उनको भेजेंगे। और अगर जेडी वैंस नहीं आते और स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर ही इसमें रहते हैं तो फिर वो अपने लो लेवल किसी को भेजेंगे। अब दूसरी तरफ से इशारे ये मिल रहे हैं कि दोनों पार्टीज में से ये समझते हैं कि जो इस्लामाबाद जल्दी पहुंचेगा वो वीक नजर आएगा। तो इस हवाले से भी पिछली दफा जेडी वैंस आए थे तो उनका जहाज फ्रांस में रुका था, वहां वहां रुका था। उसको कंफर्म करके बड़ी दुनिया उस त्यारे को वॉच कर रही थी सैटेलाइट के जरिए, कंप्यूटर्स पर। तो हर शख्स को पता था कि जेडी वैंस का त्यारा कहाँ पहुंच चुका है। इसी तरीके से ईरान ये चाहता है कि यहाँ से जेडी वैंस या जिसने भी आना है वो फ्लाई करे, और जब उसके त्यारे को फॉलो किया जाए और उसके बाद ईरान का वक्त जो है वो ईरान से निकल के यहाँ आए। ईरान के पास एडवांटेज ये है कि उनका सफर 2 घंटे का है और अमेरिका का सफर जो है वो 14 घंटे। यहाँ पे दूसरा जो मैं अर्ज करना चाहूंगा कि इस वक्त जो मुझे चीजें पॉजिटिव नजर आ रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब की टोन जो है वो काफी सॉफ्ट हो चुकी है। उन्होंने 8 खवातीन के बारे में, ईरानी खवातीन, उनमें कुछ खवातीन ऐसी हैं जिन्होंने मुजाहरों में हिस्सा लिया था, उनको सजाए मौत है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सिफारिश की है कि इन 8 औरतों की जान बख्शी की जाए, इनको सजाए मौत ना दी जाए एज ए गुडविल जस्टिस। अब देखते हैं ईरान उस पर क्या जवाब देता है। दूसरा, मेरी नजर में मैं ये समझता हूँ कि एक मेन फ्रेम जो है वो पहले ही तश्कील दिया जा चुका है, एग्रीमेंट हो चुका है। और यहाँ पे ये भी जरूर बताना चाहूंगा कि ये सीज फायर होगा, इसमें अमन की तरफ जाएंगे, लेकिन चीजें मिच्योर या फाइनल नहीं होगी। तनाज़ात के अंदर होता क्या है, देखिए जंग बंदी पाकिस्तान और भारत के दरमियान में भी हुई है, लेकिन कश्मीर का मसला वहीं का वहीं खड़ा है। गाजा के अंदर कहते हैं जी जंग बंदी है, लेकिन अभी भी तक कत्लेआम जारी है वहां। अब इस यहाँ पे भी पीस होगा और उसके बाद देखा जाएगा कि मजीद दोनों पार्टियां कितनी सीरियस हैं, वक्त का तकाजा क्या है। तो दर हकीकत ये भी एक सीज फायर होगा, अमन की तरफ एक पहला स्टेप होगा, लेकिन इसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये परमानेंट होगा। अब आगे मजीद चलते हैं कि आज क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। कई त्यारे अमेरिकन लैंड कर चुके हैं। कोई 10 कह रहा है, कोई 15 कह रहे हैं। अगर 15 त्यारे आ रहे हैं तो इट मीन्स समथिंग इज बिगर हैपनिंग। और दूसरा, मैंने ये कंफर्म किया है कि इस्लामाबाद के अंदर जितनी जेडी वैंस साहब के दफा सिक्योरिटी थी उससे बहुत ज्यादा, कई दफा ज्यादा जो सिक्योरिटी उस वक्त की जा रही है, जहां से नजर ही आता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद तशरीफ लेके आएंगे। दूसरा बात यह है कि इस वक्त लोग मुख्तलिफ किस्म की अपनी क्या से एनालिसिस कर रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि 1-2 दिन का आके पहले डायलॉग जो है वो जेडी वैंस करेंगे, उसके बाद जेडी वैंस निकल जाएंगे और फाइनल सिग्नेचर जो है वो ईरान के सदर और डोनाल्ड ट्रंप खुद आके करें, जिसके काफी कभी इम्कान है। तो मेरे ख्याल में आए दुआ करें दुनिया अमन की तरफ जाए। लेकिन फिर एक दफा पाकिस्तान, आपका शुक्रिया कि आपने पूरी दुनिया को तीसरी वर्ल्ड वॉर से आपने बचाया है। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।